हेलो फ्रेंड्स, टिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैकाट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 11 को, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे मैकाट्रॉनिक्स सिलेबस का जो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बहुत आते भी हैं और काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, तो वो है हमारा एक्चुएटर एंड सेंसर्स। जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि ईएससी के प्रीवियस ईयर्स में हर एक टॉपिक से ऑलमोस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी पर्टिकुलर सिलेबस को अब हम लोग लेक्चर नंबर 11 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेक्शन बी को कवर करने में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा ट्रांसड्यूसर। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या चीज़ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन है डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ठीक है, बेसिकली यहाँ होगा क्या कि आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्म की एनर्जी होगी जिसको हम लोग एक दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और ऐसी जो डिवाइसेस हैं जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, उनको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 1 में। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास एक सॉलिड सर्कुलर रॉड है जिसको हम लोग एक एंड से हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, जो इसकी लेंथ है L, वो अब इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और वो L प्लस डेल्टा L में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग लेंथ आपके पास L थी और अब वो इंक्रीज होके L प्लस डेल्टा L हो गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर L लेंथ की रॉड में आपने क्या ऐसा इनपुट दिया जिसके कारण जो आपका आउटपुट है वो L प्लस डेल्टा L में कन्वर्ट हुआ, तो आप बोलोगे एज एन इनपुट आपने हीट एनर्जी दी, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, और एज एन आउटपुट आपको इंक्रीज इन लेंथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपने टेम्परेचर दिया और आपको एज अ रिजल्ट लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, जो है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग थर्मोमीटर का जो एक एंड होता है उसको हम लोग जिस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है उससे कांटेक्ट में लाते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि थर्मोमीटर के अंदर प्रेजेंट जो हमारा मरकरी होता है वो अपनी हाइट, या आप बोल सकते हो जो मरकरी कॉलम के अंदर मरकरी की जो हाइट होती है वो वेरी करती है। ठीक है, जिससे हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको मेजर करना था टेम्परेचर, तो इसके लिए हमने क्या किया, हम लोग ने एज एन इनपुट कॉन्टेक्ट मिलाए उस पर्टिकुलर बॉडी को जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना था, और वो टेम्परेचर हमको किस फॉर्म में मिला, वो टेम्परेचर हमको इंक्रीज इन हाइट और डिक्रीज इन हाइट के फॉर्म में मिला इनसाइड द मरकरी कॉलम। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, जो है हमारा थर्मोकपल। तो थर्मोकपल का जो प्रिंसिपल है वो सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आने वाली स्लाइड्स के अंदर सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए सिर्फ आप इतना सा जान लो कि थर्मोकपल के अंदर हम लोग एक जंक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इनपुट देंगे एज एन टेम्परेचर, और दूसरे एंड पे क्या होगा, हमको वोल्टेज डिफरेंस या आप बोल सकते हो जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता हुआ हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमने इनपुट दिया टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर के कारण जो आउटपुट है वहाँ पे हमको ईएमएफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपने एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देखा है। ठीक है, सिमिलरली हम फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एज एन इनपुट हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, और एज एन आउटपुट हमको रोटेशन देखने को मिल रहा है फैन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एज एन आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स इन चारों एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर के अंदर हम लोग सिग्नल के एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके हेल्प से हम लोग कुछ ना कुछ मेजरमेंट, कुछ ना कुछ फीडबैक लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में और समझते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग ने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि सिग्नल के एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस होती है उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि कुछ ना कुछ इनपुट रहता है और कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलता है एनर्जी के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग एज एन इनपुट फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, लेट से टेम्परेचर हो गया फिजिकल क्वांटिटी में, या फिर आपका नॉइज हो गया, साउंड हो गया, वाइब्रेशन हो गया, तो ये अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में देते हैं और इसके बिहाफ में जब हम लोग एज एन आउटपुट देखें तो हमको अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखने को मिलेगा, तो ऐसे पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं सेंसर्स। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स केस सेकंड की बात की जाए, जहाँ पे इसके रिवर्स जो हमने केस 1 पढ़ा है इसका जस्ट रिवर्स कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस 2 के अंदर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एज एन इनपुट हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं, और इसके बिहाफ में हमको एज एन आउटपुट फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलती है। ठीक है,
मतलब है फ्रेंड्स, अगर आपने इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, वो करंट के फॉर्म में हो सकता है, वोल्टेज के फॉर्म में हो सकता है, और उसके बिहाफ में जब आपको आउटपुट एज एन फिजिकल क्वांटिटी, वो टेम्परेचर हो सकता है, नॉइज हो सकता है, ये मिलता है, तो आप इस पर्टिकुलर केस 2 वाली डिवाइस को बोलोगे एक्चुएटर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ बहुत आसानी से बोल सकते हो कि जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, आइदर सेंसर और एक्चुएटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और इनपुट किसके लिए क्या होता है ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सेंसर के अंदर क्या होगा, इनपुट फिजिकल क्वांटिटी होगा, और एज एन आउटपुट आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। ठीक है, एक्चुएटर की बात करोगे तो एक्चुएटर में इनपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, और एज एन आउटपुट आपको वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप लोग बहुत आसानी से एक चीज़ और भी कह सकते हो कि जो सेंसर और एक्चुएटर होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को और डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेंसर की डेफिनेशन क्या है। सेंसर इज अ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक नॉइज, साउंड, टेम्परेचर एटसेट्रा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज एन आउटपुट। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। सिमिलरली एक्चुएटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुएटर इज अ ट्रांसड्यूसर विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनपुट लाइक वोल्टेज, करंट एटसेट्रा इनटू फिजिकल क्वांटिटी एज एन आउटपुट। ठीक है, और एक्चुएटर के एग्जांपल की आप बात करोगे तो जितने भी आपके टाइप की मोटर्स होती हैं, मोस्टली मोटर्स आपकी एक्चुएटर होती हैं, चाहे वो सर्वो मोटर हो, स्टेपर मोटर हो, तो ये सारी की सारी मोटर्स आपकी एक्चुएटर का एक टाइप है। और आप लोग देखोगे कि जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे भी हम लोग डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं, तो जहाँ कहीं भी सेंसर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक्चुएटर उनके साथ लगे ही होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास माइक और साउंड का सिस्टम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूज क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वॉइस होती है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लाउड साउंड में। ठीक है, या बोल सकते हो लाउड नॉइज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे कन्वर्ट हो रही हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, एज एन इनपुट आपने माइक में अपनी वॉइस को दिया। वो क्या है, वो आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, नॉइज़ क्या आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो आपने इनपुट दिया है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में वायर के थ्रू जा रहा है साउंड के पास, या बोल सकते हो स्पीकर के पास। ठीक है, ये क्या हुआ, आपने जो भी वॉइस दी एज एन इनपुट वो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में स्पीकर तक पहुंची। अब स्पीकर के थ्रू क्या हो रहा है, स्पीकर के थ्रू अगेन ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कन्वर्ट हो रहे हैं नॉइज़ में, या बोल सकते हो लाउड साउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी को आपने पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगेन फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपने बेसिकली 2 डिवाइसेस का एक साथ यूज किया है। सबसे पहले आपने यूज किया है सेंसर, उसके जस्ट बाद आपने यूज किया है एक्चुएटर। सेंसर की हेल्प से आपने फिजिकल क्वांटिटी एज एन इनपुट लिया और एज एन आउटपुट आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब सेंसर के जस्ट आगे आप देख रहे हो कि आपने एक्चुएटर का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एज एन इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले रहे हो और एज एन आउटपुट लाउड वॉइस या बोल सकते हो लाउड नॉइज कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ और भी कह सकते हो कि जितने भी डिवाइसेस होती हैं सेंसर्स और एक्चुएटर, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही साथ यूज होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑल सेंसर्स आर ट्रांसड्यूसर, ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग। तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि ट्रांसड्यूसर के 2 पार्ट होते हैं, पहला आपका सेंसर, दूसरा एक्चुएटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि जितने भी सेंसर होंगे वो ट्रांसड्यूसर होंगे ही होंगे। लेकिन जस्ट वॉइस वर्सा आपसे पूछा जाए कि ऑल ट्रांसड्यूसर आर सेंसर, तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका जरूरी नहीं है कि सही हो। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसड्यूसर आपका एक्चुएटर भी हो सकता है। तो ऑल ट्रांसड्यूसर आर सेंसर्स, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आने वाली स्लाइड्स के अंदर सेंसर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेंसर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जहाँ कहीं भी हम लोग सेंसर का यूज करते हैं तो उससे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो उसका प्रिसीजन होता है वो बहुत हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विथ वेरी हाई प्रिसीजन। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि सेंसर अलार्म्स द यूजर इफ एनी चेंज इन इनपुट ओरिजिनेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारे ऐसे सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पे फायर लगती है तो उससे
कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें अपने सिस्टम को, उसी के लिए ये सारे सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी फायर ओरिजिनेट होगी तो कुछ ना कुछ हमारा जो स्मोक है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही स्मोक एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुँचता है तो वहाँ पे हमारे सेंसर लगे होते हैं, वो आपको अलार्म कर देंगे कि यहाँ पे फायर ओरिजिनेट हुई है। ठीक है। और फ्रेंड्स, ऐसे सिस्टम डेवलप हो रहे हैं आज के समय में कि जैसे ही फायर ओरिजिनेशन का हमें पता पड़ता है, सिस्टम अलार्म करता है, सेंसर अलार्म करता है, तो तुरंत जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है उस पर्टिकुलर एरिया में स्प्रिंकल होता है और उस पर्टिकुलर फायर को एक्सटिंग्विश करता है। ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल है हमारा कि जो भी हमारी वाटर वेस्टेज है उसको रोकने के लिए हम लोग घरों में यूज करते हैं अलार्म सिग्नल का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी जो ओवरहेड टैंक है, जो भी हमारी वाटर टैंक होती है, उसमें वाटर लेवल जैसे ही आपका एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है तो आपको सिग्नल के फॉर्म में सिस्टम अलार्म करेगा कि आपका जो वाटर लेवल है वो फुल होने वाला है, सो दैट आप लोग एडवांस में ही मोटर के स्विच को ऑफ कर सकें। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड एडवांटेज की, वो है हमारा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेंसर। सेंसर की हेल्प से हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम में। सिमिलरली बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज की, वो है हमारा रिड्यूसेस एक्सपीरियंस्ड लेबर रिक्वायरमेंट। ठीक है। जो भी स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो सेंसर की हेल्प से हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो कन्वेंशनल लेथ होती थी, वहाँ पे अगर आपको थ्रेड काटना है तो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली सेम थ्रेड को जब आप लोग सीएनसी में कट करोगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको कमांड देनी है, तुरंत जो प्रोग्राम है वो रन करेगा और वो थ्रेड को डिजायर्ड शेप के अंदर कट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो भी एक्सपीरियंस लेबर, जो भी आपका स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट थी, वो सेंसर की हेल्प से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है। सिमिलरली जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, रिड्यूसेस नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि लेट से अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसको पैक करने के लिए आइडियली 1 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन जो लेबर है वो उस सेम काम को करने के लिए 3 से 5 मिनट ले लेता है, और इसमें क्या होगा, जो भी आपका प्रोडक्शन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेंसर्स की हेल्प से हम लोग इस पर्टिकुलर नॉन प्रोडक्टिव टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको एडवांटेज ऑफ सेंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, सेंसर्स में अभी तक हम लोग ने एडवांटेजेस ऑफ सेंसर को देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर्स। ठीक है। जब कभी भी आप किसी सेंसर्स को परचेज करने जाओगे तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन उसमें देखने चाहिए, या फिर आप कोई पर्टिकुलर सेंसर को किन चीज़ों के थ्रू समझ सकते हो, किन किन चीज़ों से सेंसर्स को स्पेसिफाई किया जा सकता है, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रेंज। ठीक। तो रेंज क्या है, इट इंडिकेट्स द लिमिट बिटवीन विच इनपुट कैन वेरी। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, सेंसर की इनपुट लिमिट के बारे में बताता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, थर्मोकपल जो होता है उसकी जो रेंज रहती है वो रहती है 25 से लेके 225 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक रेंज बताई जा रही है कि वो कितने से कितने तक का मेजरमेंट कर सकता है। थर्मोकपल 25 डिग्री सेल्सियस मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है और मैक्सिमम मेजरमेंट कर सकता है 225 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली फ्रेंड्स, इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि लेट से अगर हम लोग एक वेट मेजरिंग मशीन को परचेस करके लाते हैं जिसके अंदर आप लोग मिनिमम वैल्यू 1 kg मेजर कर सकते हो और मैक्सिमम वैल्यू 100 kg मेजर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर वेट मेजरिंग मशीन की रेंज है 1 kg से लेके 100 kg। ठीक है। और फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर मशीन में अगर आप लोग 1 kg से कम का वेट रखोगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर वेट मेजरिंग मशीन का जो इनपुट लिमिट है वो है आपका 1 kg से लेके 100 kg। ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, सेकंड टर्म है हमारा स्पैन। तो सेंसर के अंदर हम लोग स्पैन किसे बोलेंगे, तो बेसिकली जो हमने अभी इनपुट लिमिट की रेंज देखी है उसी में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं स्पैन। ठीक है। स्पैन बेसिकली क्या होता है, लेंथ होता है। देख सकते हैं एग्जांपल में, थर्मोकपल का जो इनपुट रेंज था वो था हमारा 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 225 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्मोकपल की, इस पर्टिकुलर थर्मोकपल की स्पैन कितनी होगी, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो 225 जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है माइनस मिनिमम लिमिट जो है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप बता सकते हो जो स्पैन है वो है आपका 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंज और स्पैन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि दोनों ही चीज़ें इनपुट लिमिट ऑफ सेंसर के लिए डिफाइन होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्पेसिफिकेशन की, जो है हमारा एरर। तो एरर आप बहुत आसानी से बता सकते हो, एक आपकी आइडियल वैल्यू होगी या आप बोल सकते हो एक आपकी टारगेटेड वैल्यू होगी जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो।
और एक आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी जहाँ पे आप पहुँचे। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को, जो भी आपकी टारगेटेड वैल्यू है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलेंगे एरर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो डेफिनेशन में, डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट यानी जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी माइनस टारगेटेड वैल्यू जो आपकी ट्रू वैल्यू होगी जिस तक आप पहुंचना चाह रहे होगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और मैं आपको बता दूं, जो आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर वाला पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनिए और एक एक चीज़ को नोट डाउन भी करते हुए चलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में। बेसिकली हम लोग ने एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिपीटेबिलिटी इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा हुआ है रोबोटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग बस एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को रिकॉल करने वाले हैं। तो फोर्थ जो हमारा स्पेसिफिकेशन है वो है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है? क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट रिजल्ट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरेंड। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स से आपका एक 100 मार्क्स का क्विज है। ठीक है, और उस क्विज में 3 लोग आते हैं। पहला कैंडिडेट है ए, दूसरा कैंडिडेट है बी और तीसरा कैंडिडेट है हमारा सी। तो फर्स्ट कैंडिडेट के 100 मार्क्स में नंबर आते हैं 98, बी का स्कोर है 67 और सी का स्कोर है आपका 35। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से ए बी सी में कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो 98 मार्क्स वाला, यानी कि जो हमारा ए कैंडिडेट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, सेम थिंग अप्लाई होती है सेंसर्स पे। जो भी आपका सेंसर का रिजल्ट होगा वो अगर टारगेटेड वैल्यू के क्लोज रहेगा तो आप बोलोगे कि वो सेंसर आपका एक्यूरेट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन को भी हम लोग ने समझा हुआ है, यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जो हम लोग ने बुल्स आई वाला गेम खेला होगा, तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग के पास एक टारगेटेड स्पॉट होता है जहाँ पे हम लोग को हिट करना होता है। ठीक है, बेसिकली आपको कुछ एरोज दिए जाएंगे, उसके थ्रू आपको एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हिट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो सेंटर का पॉइंट है वहाँ पे आपको हिट करना है। ठीक, तो आपने 5 ऐसे थ्रो किए और वो पाँचों के 5 थ्रो अलग अलग पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि जो आपका रिजल्ट है वो प्रिसाइज नहीं है। अगेन फ्रेंड्स आपको सेकंड अटेम्प्ट दिया गया जिसमें आपने फिर से वो 5 के 5 एरोस थ्रो किए और वो फिर से उस पर्टिकुलर टारगेट वाले पॉइंट पे जाके हिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो पाँचों के पाँचों एरो हिट कर रहे हैं। तो ये देख के आप कह सकते हो कि अब की बार जो आपने टारगेटिंग की है वो प्रिसाइज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग 2 आउटकम बहुत ईजिली बता सकते हो। पहला आउटकम ये है कि प्रिसीजन को बताने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 इवेंट होने जरूरी हैं। ठीक है, सिमिलरली दूसरा पॉइंट ये है कि डिजायर्ड वैल्यू इज नॉट रिलेशन विथ प्रिसीजन। मतलब है कि प्रिसीजन का एक्यूरेसी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। मतलब है कि अगर कोई चीज़ एक्यूरेट है इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि वो प्रिसाइज भी होगी। ठीक है, वो प्रिसाइज हो भी सकती है और प्रिसाइज नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग एक चीज़ बोल सकते हो कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं 6th स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर की, जो है हमारा स्टेबिलिटी। तो स्टेबल सेंसर हम लोग किसे बोलेंगे? तो देखिए डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट व्हेन यूज्ड टू मेजर अ कांस्टेंट इनपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि सेम इनपुट को जब हम लोग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर करते हैं तो वो सेम आउटपुट अगर प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल सेंसर। फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन का ही हम लोग फिर से एग्जांपल लेते हैं। लेट से एक कोई पर्सन है जिसका वेट है 60 kg। ठीक है, तो अगर आप लोग उसका वेट मॉर्निंग में 6 AM पे मेज़र करते हो या फिर इवनिंग में 8 PM पे मेज़र करते हो, तो चाहे आप किसी भी टाइम उसका वेट मेज़र कर रहे हो वो सेम वेट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर सेम वेट रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट मीन कि वो जो आपका वेइंग मशीन है वो स्टेबल है, वो आपका एक्यूरेट है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पॉइंट है चेंज इन आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। ठीक है, अगर आउटपुट में कुछ भी चेंजेस आ रहा है जब हम लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उस पर्टिकुलर वेट को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलेंगे। कितना एक्चुअल वैल्यू से ड्रिफ्ट हुआ है हमारा रिजल्ट, हमारा आउटपुट। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आपका किस चीज़ के लिए डिफाइन होता है? वो आपका आउटपुट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है,
एबिलिटी ऑफ सेंसर टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए वन यूज टू मेजर अ कांस्टेंट इनपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, और डेफिनेशन आप लोग अगर नहीं भी याद रखोगे तो आप लोग वेइंग मशीन वाला एग्जांपल है, इसको याद रखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से रिकॉल हो जाएंगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है हमारा इफ अ सेंसर इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फॉर एन नंबर ऑफ रीडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट सेंसर इज स्टेबल। तो ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी अच्छे से समझी हुई है। अब बात करते हैं सेवेंथ स्पेसिफिकेशन की, जो है हमारा सेंसिटिविटी। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वैल्यू टू द चेंज इन इनपुट वैल्यू दैट कॉज द आउटपुट चेंजेस। ठीक है, मतलब है कि आप लोग आउटपुट के अंदर चेंज देखने वाले हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, और आपको इनपुट वो वाले सेलेक्ट करने हैं जिससे आपके आउटपुट वेरी करते हो। ऐसे इनपुट आपको नहीं लेने हैं जिससे आपका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, आपको वो सारे इनपुट लेने हैं जिन पर उन सेंसर का आउटपुट डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो सेंसिटिविटी की, यही चीज़ मैंने लिखी हुई है, और इसका जो फॉर्मूला है सेंसिटिविटी क्या है, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट। ठीक है, और इनपुट आपका आउटपुट से रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हैं ऑल्सो डिफाइंड एज मिनिमम रेंज और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेंसर कैन मेजर। ठीक है, वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो एक सेंसर मेजर कर सकता है उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, लेट्स से फ्रेंड आपके पास दो सेंसर हैं, एक है आपका सेंसर ए और एक है आपका सेंसर बी। ठीक है, और सेंसर ए के बारे में बात की जाए तो वो मिनिमम वैल्यू 0.001 यूनिट मेजर कर सकता है। सिमिलरली आपके पास सेंसर बी है, वो मिनिमम वैल्यू 0.1 यूनिट मेजर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि दो सेंसर हैं, सेंसर ए और सेंसर बी, इन दोनों में से कौन सा सेंसर ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि जो आपका सेंसर ए है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि ये आपका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकता है। ठीक है, मतलब है कि अगर स्मॉलेस्ट चेंज कहीं पे हो रहा है तो उसमें क्या है, आपका सेंसर ए जो है वो बहुत आसानी से उस चीज़ को मेज़र कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपका जो सेंसर ए है वो ज़्यादा सेंसिटिव सेंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग 8th स्पेसिफिकेशन की बात करने वाले हैं, जो है हमारा रिपीटेबिलिटी। वो क्या चीज़ होती है? एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट फॉर ए रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सेम इनपुट वैल्यू। ठीक है, मतलब है कि कोई भी हम लोग एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग सेम इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो आउटपुट है वो बार बार सेम आना चाहिए, वही होता है आपका रिपीटेबिलिटी। और इसका जो फॉर्मूला है ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई फुल रेंज इंटू 100। तो ये सारे डेटा जो हैं आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे और वहाँ से आपको रिपीटेबिलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार होता है कि आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ये फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं 9th नंबर, जो है हमारा रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जो होता है वो हमारा सेंसिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सेंसिटिविटी का जो इन्वर्स होता है वो होता है हमारा रेजोल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, रेजोल्यूशन इक्वल टू चेंज इन इनपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट। ठीक है, सेंसिटिविटी में था हमारा चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट, यहाँ पे जस्ट रिवर्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारे पास आउटपुट होता है उसके अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे इनपुट पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मोबाइल से फ़ोटो लेते हो। ठीक है, तो फोटो क्या है, आपका एक आउटपुट है। अब क्या करोगे, उस फोटो को जूम करोगे, तो जूम करोगे और इसमें ये देखोगे कि ये जो फोटो है ये ब्लर होना कब स्टार्ट कर रही है। तो जितनी देर से वो स्टार्ट करती है तो आप उस वे में बता सकते हो कि उसका रेजोल्यूशन उतना हाई है। ठीक है, तो देख लीजिए यही डेफिनेशन नीचे में लिखी हुई है, स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ इनपुट पैरामीटर दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंपली आप लोग इस एग्जांपल को याद रखिएगा, उससे आप लोग ये सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि आउटपुट में चेंज करने से इनपुट में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, वही होता है आपका रेजोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं सेंसर के 10th स्पेसिफिकेशन की, जो है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन है, इट डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ चेंज इन आउटपुट ऑन अ स्टेप वाइज चेंज ऑफ द मेजरेंट और यू कैन से इनपुट। ठीक है, इनपुट के अंदर स्टेप वाइज चेंज करने से आउटपुट कितनी तेजी से आपका चेंज हो रहा है, या आप बोल सकते हो आउटपुट के चेंज की स्पीड के बारे में बताता है रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टीवी रिमोट में जब आप लोग
कोई की प्रेस करते हो, लेट से आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो आपने वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज किया तो क्या वो तुरंत वॉल्यूम इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है? अगर वो तेज़ी से इंक्रीमेंट हो रहा है या आपने जो भी उस पर एक्शन परफॉर्म किया वो तुरंत हो रहा है, दैट मीन उस पर्टिकुलर टीवी रिमोट का जो रिस्पॉन्स टाइम है, या बोल सकते हो उस पर्टिकुलर सेंसर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही कम है। जितना ही आपका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा उतना ही अच्छा आपका, उतना ही इफेक्टिव आपका सेंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं डेड टाइम की, जो है हमारा 11th स्पेसिफिकेशन। तो डेड टाइम क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ एन इनपुट अंटिल द आउटपुट बिगिंस टू रिस्पॉन्ड और चेंज, ठीक है। मतलब है कि आपने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इनपुट अप्लाई किया और उस इनपुट को देने के बाद आउटपुट के अंदर आपको चेंज दिखना कब स्टार्ट होगा, ठीक है, या आप बोल सकते हो आउटपुट रिस्पॉन्स करना कब स्टार्ट करेगा, वो आपका बताता है डेड टाइम। मतलब है इन दोनों के बीच में जैसे ही आपने इनपुट दिया और आउटपुट जब आपका स्टार्ट होगा, उन दोनों के बीच के टाइम इंटरवल को आप बोलोगे डेड टाइम। इसको फ्रेंड्स आप लोग स्टैटिक फ्रिक्शन से समझ सकते हो कि कोई एक बॉडी है जिसको मूव करने के लिए आपको इनिशियल कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जितना फोर्स अप्लाई करोगे, जब वो फोर्स एक पर्टिकुलर लिमिट पे पहुंच जाएगा तभी आपका आउटपुट दिखना स्टार्ट होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आप लोग इनपुट देते हो, इनपुट देने के तुरंत बाद आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। होता क्या है, कुछ आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको आउटपुट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप जब कभी भी मोबाइल को स्विच ऑन करते हो तो स्विच ऑन की बटन दबाने के तुरंत बाद आपका मोबाइल ऑन नहीं हो जाता, उसको भी कुछ टाइम लगता है स्टार्ट होने में। उस टाइम को ही हम लोग बोलते हैं डेड टाइम, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, 12th स्पेसिफिकेशन है हमारा डेड बैंड, या आप बोल सकते हो डेड स्पेस। तो ये क्या है? रेंज ऑफ इनपुट वैल्यू फॉर विच देयर इज नो आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट की वो सारी की सारी वैल्यू जिनके लिए आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, उस पर्टिकुलर इनपुट के रेंज को हम बोलेंगे डेड बैंड, या बोल सकते हो डेड स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपके पास एक वेट मेजरिंग मशीन है जिसके अंदर आप लोग मिनिमम 1 kg वेट और मैक्सिमम 100 kg वेट को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो आपका 0 से लेके 0.99 तक का जो वेट होगा वो आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर रेंज को ही हम बोलेंगे डेड बैंड, या बोल सकते हो डेड स्पेस, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको एग्जांपल बताए हैं उसके थ्रू इन डेफिनेशंस को आप लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 13th स्पेसिफिकेशन की, जो है हमारा नॉन लीनियरिटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या चाहते हैं कि जब कभी भी हमको आउटपुट और इनपुट का रिलेशन चाहिए होता है तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ईजी है हमारा कैलकुलेट करने के लिए, और कोई भी चीज़ को समझने के लिए ये बहुत ही सिंपल वे है कि अगर हम लोग उसको लीनियर रिलेशनशिप में मान लें, ठीक है। तो आप लोग जानते हो लीनियर रिलेशनशिप का सिंपल फॉर्मूला y = mx + c, और उसमें c क्या है? आपका कांस्टेंट, और y क्या होता है? y होता है आपका आउटपुट और x होता है आपका इनपुट, ठीक है। तो जब आपका इनपुट 0 होगा, यानी जो आपकी x की वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली आउटपुट की वैल्यू भी 0 होगी। तो दैट मीन कांस्टेंट उस टाइम पे, जब हमारा इनपुट 0 है उस टाइम पे हमारा कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग y = mx वाली जो इक्वेशन है इसको यूज करने वाले हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आइडियली हम लोग चाहते हैं कि कोई भी जो सेंसर है वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करे, जो कि आप लोग कर्व 1 को देख पा रहे होगे, ठीक है, जो कि आपका एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली एक्चुअल केस में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि वो कर्व काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है इन कंपेरिजन विथ लीनियर कर्व, ठीक है। तो ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर कर्व, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सेकंड कर्व जो है हमारा नॉन लीनियर कर्व, ठीक है। और इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? कैलिब्रेशन से ड्रॉ करते हैं। हर एक पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ से हम लोग ये कर्व को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन लीनियरिटी आपको क्या बताता है, नॉन लीनियरिटी आपको ये बताता है कि अगर आप लोग आउटपुट को फिक्स कर दो, ठीक है, जो भी आपका आउटपुट है इसको अगर आप फिक्स करोगे तो इनपुट के अंदर क्या क्या वेरिएशन आ रहा होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमारा नॉन लीनियरिटी, ठीक है। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, डेविएशन ऑफ इनपुट इज ऑब्जर्व एट फिक्स आउटपुट, ठीक है। तो इस कर्व में आप देख सकते हो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो आपको बता रही है कि जो हमारा आउटपुट है वो फिक्स है, लेकिन सेम आउटपुट पे जो हमारा इनपुट है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है इनपुट का फॉर द सेम आउटपुट, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियरिटी, और इसको हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉन लीनियरिटी हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम इनपुट डेविएशन डिवाइडेड बाई फुल रेंज ऑफ इनपुट, ठीक है। इनपुट का जो मैक्सिमम डेविएशन है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे स्ट्रेट लाइन के,
तो ये जो मैक्सिमम इनपुट का डेविएशन है डिवाइडेड बाई इनपुट की जो फुल रेंज होगी वो, ठीक है। और इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नॉन लीनियरिटी जो होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, नॉइज़, ह्यूमिडिटी, इन सारे फैक्टर्स पे भी नॉन लीनियरिटी हमारी डिपेंड करती है। तो ये चीज़ भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो फॉर्मूला है इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आउटपुट फिक्स रखेंगे, इनपुट का वेरिएशन देखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 14th स्पेसिफिकेशन की, जो है हमारा हिस्टेरेसिस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हिस्टेरेसिस क्या बताता है? एरर ऑफ ए सेंसर, ठीक है। सेंसर की जो एरर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हिस्टेरेसिस। ये क्या होता है? डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिफरेंस इन आउटपुट एट एनी मेजरमेंट वैल्यू, ठीक है। मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट के अंदर वेरिएशन देखेंगे और इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। सेम इनपुट के लिए आउटपुट में क्या क्या वेरिएशन आता है उसके बारे में बताता है हिस्टेरेसिस। जस्ट रिवर्स था इसके ऊपर में, जब हम लोग नॉन लीनियरिटी देख रहे थे। नॉन लीनियरिटी के अंदर हमने क्या देखा था कि हम लोग आउटपुट को फिक्स कर रहे थे और इनपुट में वेरिएशन देख रहे थे। हिस्टेरेसिस में जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट को फिक्स करेंगे लेकिन आउटपुट में वेरिएशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग नीचे में कर्व देख पा रहे होगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट को वेरी करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनपुट को वेरी करते करते हाईएस्ट इनपुट पे ले जाते हैं जहाँ पे आपको एक आउटपुट की वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब अगेन इनपुट को जब हम लोग हाईएस्ट वैल्यू तक ले गए उसके बाद हम लोग इनपुट को डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। इनपुट को डिक्रीज करेंगे और 0 इनपुट पे आपको अगेन आउटपुट वैल्यू ओरिजिन पे आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आउटपुट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सेम इनपुट के लिए हम देखते हैं कि आउटपुट में वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग इस कर्व में देख पा रहे होगे, आपके पास एक इनपुट है जिसकी वैल्यू है 10 यूनिट, ठीक है। तो सेम 10 यूनिट के इनपुट के लिए जो आपका आउटपुट का वेरिएशन है वो देख पा रहे हैं 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 75 से 80 आपका जो आउटपुट है वो वेरी कर रहा है फॉर द सेम 10 यूनिट इनपुट, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस बेसिकली आपको सेंसर के एरर के बारे में बताता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों चीज़ों में, नॉन लीनियरिटी और हिस्टेरेसिस में, ये चीज़ याद रखिएगा। हिस्टेरेसिस के अंदर हम लोग इनपुट को फिक्स रखते हैं और नॉन लीनियरिटी के अंदर हम लोग आउटपुट को फिक्स करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस स्लाइड के अंदर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है An LVDT can measure 20 mm and provide output from 0 to 180. Find its resolution, ठीक है। तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। रेजोल्यूशन इक्वल टू इनपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। इनपुट आपको गिवन है 20 यूनिट और आउटपुट का चेंज आप निकाल सकते हो। बेसिकली आपको क्वेश्चन ही में गिवन है 0 से 180, तो चेंज इन आउटपुट हो जाएगा 180 माइनस 0, दैट मीन 180। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.11 mm, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ हम लोग कवर करेंगे टाइप ऑफ सेंसर और उसके अंदर सेंसर्स को हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आने वाले सारे टॉपिक्स सिंपल होंगे और हाई स्कोरिंग रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।